दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है सभी का। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में संविधान पढ़ रहे हैं। पॉलिटी मतलब संविधान, और संविधान के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा में हम लोग संसद तक पहुंच चुके हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है आज तक। भाग 1 पढ़ लिया। भाग 1 में क्या था? राज्य और उसके क्षेत्र हैं, भारत और उसके क्षेत्र। दूसरे में भाग 1 से 4 तक का अनुच्छेद 1 से 4 तक था। भाग 2 में नागरिकता थी जो 5 से 11 है। और नागरिकता ली कहाँ से गई है? कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। ये करना ठीक है। उसके बाद में भाग 3 पढ़ा हमने। भाग 3 में जो दिया गया है वो क्या है? हमारे मूल अधिकार है। वो अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए। ये लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। ठीक, हमारे बेसिकली मूल अधिकार 7 थे, लेकिन एक अधिकार तो हटा दिया गया है, बचे हैं 6। मूल अधिकार कौन कौन से थे ये आप जानते हैं। कौन कौन से हैं? पहला मूल अधिकार है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। चौथा जो अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये है 25 से 28 तक। और तो पांचवा जो है वो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है जो 29 और 30 में था। और 31 में था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटाकर अनुच्छेद कहाँ पहुंचा दिया? 300 ठीक है। तो 1978 में इसको हटा दिया गया है। और हमारा 6वां जो मूल अधिकार वर्तमान में है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। और यही अधिकार हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है। अनुच्छेद 32 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था भाग 4। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे जो 35 से 51 तक थे। उसके बाद हमने पढ़ा भाग 4 का जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और इसमें एक अनुच्छेद जोड़ा गया 51 का, जिसमें क्या था? जिसमें था हमारे मूल कर्तव्य। ये मूल कर्तव्य जो लिए गए थे वो रूस के संविधान से लिए गए थे। और हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए थे कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। ये सभी चीजें हम पढ़ चुके हैं। भाग 5 पढ़ रहे हैं। भाग 5 में हमारी संघ सरकार है, और संघ सरकार में हम लोग संसद तक पहुंच गए हैं। कार्यपालिका हम देख चुके हैं, और कार्यपालिका में संसद भी हमने पढ़ ली है। और संसद के बारे में हम लोगों ने कल तक चर्चा की थी। आज हम जो पढ़ेंगे संघ सरकार के अंदर भाग 5 के अंतर्गत, वो पढ़ेंगे हम सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। क्या पढ़ेंगे? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक दी गए हैं। 147 तक दिया गया है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124 से 147 तक दिया गया है और भाग 5 में है। इन अनुच्छेदों में इसका गठन, शक्तियां, कार्य क्षेत्र आदि दिए गए हैं। ठीक है। गठन, शक्तियां, कार्य क्षेत्र आदि दिए गए हैं। अगर हम बात करें तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। 28 जनवरी 1950 को की गई थी। उच्चतम न्यायालय हमारा कब बनाया था? 28 जनवरी 1950 को बनाया गया था। ये एमपीपीएससी 2014 में क्वेश्चन आया था कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो ये कब हुई थी?
28 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत में एकल न्याय प्रणाली है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी न्याय व्यवस्था इस राज्य की अलग है, उस राज्य की अलग है, केंद्र की अलग है। हमारे भारत में ऊपर से नीचे तक एकल न्याय प्रणाली है। अगर आप यहाँ पर केस करते हैं छोटी अदालत में, मनसिप अदालत, दीवानी अदालत, इनमें केस किया जिला अदालत में, तो वहां से वो केस अगर आप हारते हैं तो अपील कर सकते हैं कहां पर? हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट में हारते हैं तो कहां अपील कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। इसका मतलब एक से एक सीढ़ियों की तरह हमारी न्यायालय है। और इसीलिए एकल न्याय प्रणाली है। हमारे राज्यों की अलग से कोई न्याय प्रणाली या केंद्र की अलग से कोई न्याय प्रणाली नहीं होती है। भारत में पूरे जो कानून है न्याय के, वो सभी के सभी कानून एक जैसे चलते हैं और एक ही तरह से कार्य करते हैं। उन्हीं के आधार पर इसलिए हम कह सकते हैं भारत में जो प्रणाली है वो एकल न्याय प्रणाली है। अगली अगर बात करें तो संविधान का संरक्षक उच्चतम न्यायालय है। ये भी क्वेश्चन किसमें पूछा गया है? एमपीपीएससी में कई बार आ चुका है। 2 बार तो मैंने ही दे दिया है पेपर, 2 बार मैंने पढ़ के दिया था। मेरा जब फ्री होगा मैंने ही लिखे हैं मैंने 5 बार। तो मैंने जो पेपर दिए हैं 2 बार तो मैंने ही देख लिया ये क्वेश्चन। संविधान का संरक्षक कौन है? उच्चतम न्यायालय है। तो संविधान का संरक्षक मतलब संविधान के कोई भी व्याख्या होगी तो कौन करेगा? यही करेगा। हम ये भी कह सकते हैं संविधान का व्याख्याकार उच्चतम न्यायालय है। कौन है? उच्चतम न्यायालय है। तो संविधान की जो व्याख्या करता है वो कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है। भारत में कितनी सुप्रीम कोर्ट हैं बताइए? तो भारत में एक उच्चतम न्यायालय है, क्योंकि सुप्रीम का मतलब ये होता है सबसे ऊपर, और सबसे ऊपर कितने लोग हो सकते हैं? एक ही हो सकता है। सुप्रीम मतलब सबसे ऊपर मतलब एक हो सकता है। इसलिए भारत में सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? एक सुप्रीम कोर्ट है। कौन है? एक है। भारत में सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय कहां पर है? उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है। उच्चतम न्यायालय के अंडर जो कार्य करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर वो होते हैं हाई कोर्ट्स, उच्च न्यायालय होते हैं। हमारे भारत में राज्यों के हाई कोर्ट हैं, वो सभी हाई कोर्ट अलग अलग राज्यों में हैं और 25 हाई कोर्ट अभी तक बनाए जा चुके हैं। कितने? 25 हाई कोर्ट बनाए जा चुके हैं। हमारे एमपी में हाई कोर्ट का जो मुख्यालय है आप ये जानते हैं वो जबलपुर में है, और इसकी 2 खंडपीठ हैं, एक ग्वालियर है और एक इंदौर है। जबकि हमारी राजधानी में हाई कोर्ट नहीं है। ठीक है, नहीं है अभी, तो 2 खंडपीठ है। इसका मुख्यालय कहाँ है? हमारी हाई कोर्ट के एमपी की बात करें तो जबलपुर। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। पीएससी में ये क्वेश्चन आया था कि खंडपीठ कहाँ कहाँ पर है हमारे हाई कोर्ट की, तो वो आप जानते हैं इंदौर और ग्वालियर है। और एक क्वेश्चन ये आया था कि इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्य जो ब्रांच है वो कहाँ है? वो जबलपुर में। तो हम ये कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को अर्थात संविधान के लागू होने के 2 दिन बाद की गई। दूसरी बात, भारत में एकल न्याय प्रणाली पाई जाती है। इसका मतलब एक जैसी व्यवस्था होती है, कोई उसमें चेंज नहीं होता कि दूसरी कोई और भी न्यायालय बन जाए। चलिए, क्योंकि भारत में निम्न स्तर से उच्च स्तर तक एक ही न्याय प्रणाली काम करती है, एक जैसे कानून कार्य करते हैं, इसलिए एकल न्याय प्रणाली है। संविधान का संरक्षक माना जाता है क्योंकि संविधान की जो व्याख्या करता है वो कौन करता है?
उच्चतम न्यायालय करता है। कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है। संविधान का व्याख्याकार उच्चतम न्यायालय है, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है, इसका जो कोर्ट है हमारा हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट, वो कहां पर है? वो दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में, ठीक है। समझ आ गया इतना? कोई दिक्कत इसमें? हाँ, तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कैसी न्याय प्रणाली है? एकल, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, हमारे संविधान का संरक्षक कौन है? उच्चतम न्यायालय है। और संविधान की व्याख्या कौन करता है? अगर कोई भी मुद्दे पर, किसी भी मुद्दे पर अगर संविधान के बारे में चर्चा होती है और विवाद उत्पन्न होता है संविधान के बारे में, तो उसकी व्याख्या कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो सत्य माना जाएगा, वही व्याख्या है, ठीक है। भारत में उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है। और दूसरी चीज ये भी है, जैसे हमारी सरकारें कोई कानून बना देती हैं, उन कानूनों को अगर हमारे संविधान में कोई विवाद होता है कानूनों से संबंधित, तो उसकी व्याख्या भी कौन करता है? वहीं जाना पड़ता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है, पीठ होती है एक संवैधानिक पीठ। संवैधानिक पीठ होती है। संवैधानिक पीठ का मतलब होता है कम से कम 5 जज इसमें बैठते हैं। संवैधानिक पीठ का मतलब है कम से कम 5 जज बैठेंगे तब फैसला करेंगे, उस पीठ को कहते हैं संवैधानिक पीठ। 5 जज मतलब जो निर्णय दे रहे होते हैं उनमें 5 जजों की एक समिति होनी चाहिए, 5 जज बैठने चाहिए बेंच पर, और उसके बाद में वो निर्णय होता है, उसको कहते हैं संवैधानिक पीठ। अगर संविधान का निर्णय किया जाएगा तो कब किया जाएगा? संवैधानिक पीठ के अंतर्गत। समझ आया? कई बार एक पूछा जाता है, नॉलेज के लिए भी होना चाहिए हम लोगों को, कि अगर आप लोगों को कोई परेशान करता है तो ऐसे ये छोटे छोटे हथियार हैं, आप अपने पास रखिए, उससे पूछो कि संवैधानिक पीठ क्या होती है। ये बड़े काम आते हैं कभी कभी, राइट। चलिए, ये हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, अब भाई ये तो हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट में सदस्य बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश बनता है तो कैसे बनता है और कौन बनाता है? देखिए, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो उसको बनाएगा कौन? राष्ट्रपति बनाएगा। कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा। कैसे बनाएगा? वो ऐसे बनाएंगे कि अगर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होगी तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेनी पड़ेगी, साथ में अन्य न्यायाधीशों की, या फिर हाई कोर्ट, किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति लेते हैं, उसके आधार पर ये बना देते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश को बनाना है तो क्या होगा? जो उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश हैं उनकी सलाह लेनी पड़ती है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेकर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति जो की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हटाता कौन है? राष्ट्रपति ही हटा सकता है। लेकिन कब हटेंगे वो? जब संसद उसके लिए प्रस्ताव पारित कर देगी तब। वो कैसे होगा? महाभियोग के द्वारा होता है। जैसे राष्ट्रपति को हटाते हैं, वही प्रक्रिया मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों के लिए अपनाई जाती है। किसके? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए। समझ आ गया? देखिए, तो नियुक्ति, तो हम ये कह सकते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से
परामर्श करते हैं। ठीक है। यदि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जानी है तो यदि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जानी है तो उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श किया जाता है। लेकिन अब क्या है, परंपरा ऐसी चल रही है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश वही बनता है जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य हो। जैसे रिटायर हो गए मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद में सबसे जो उम्र का है, सबसे वरिष्ठ जो है, उस व्यक्ति को क्या बनाते हैं, मुख्य न्यायाधीश बनाते हैं। न्यायाधीश की क्या भाई साहब, यहाँ पर अगर बात करें तो हमें LLB तो होना ही चाहिए। ठीक है, साथ में क्या क्या अर्हता है ये बात करेंगे अभी। ठीक, अब हुआ क्या था, 1973 में ये प्रॉब्लम हुई। 1973 में ये दिक्कत हो गई कि सरकार ने क्या किया, सरकार ने वरिष्ठ न्यायाधीश को हटा के, उनको छोड़कर, दरकिनार करके एक न्यायाधीश AN राय को मुख्य न्यायाधीश बना दिया 1973 में। और ऐसा ही 1977 में हुआ अब हुआ क्या था, जैसे ये नोट कर लिया, हम एक लिख सकते हैं कि सामान्यतः परंपरा में वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। आप लोगों के लिए आज 2 होमवर्क हैं। पहला ये है कि हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश भारत के कौन थे। दूसरा ये है कि वर्तमान में कौन है, ये आप लोगों को पता करना है। ठीक है, न्यायाधीश बनाया जाता है। अब हुआ क्या था, 1973 में AN राय को बनाया गया और 1977 में MU बेग को बना दिया गया और वरिष्ठतम न्यायाधीश रखे नहीं बनाए गए। इसीलिए फिर 1993 में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि केवल और केवल उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन बनेगा, वो वही वह व्यक्ति बनेगा जो सबसे वरिष्ठ होगा। ठीक है, सबसे वरिष्ठ सदस्य को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। 1993 के बाद में अब जो परंपरा है वो कैसी चल रही है, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है उसी को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। अब इसको बनाने के लिए अर्हताएं क्या हैं, अर्हताएं क्या हैं, देखिए न्यायाधीश बनने के लिए अर्हताएं, एलिजिबिलिटीज क्या है। क्योंकि आप लोगों को BA में एडमिशन लेने के लिए 12th पास होना चाहिए, हाँ या ना, वोट डालने के लिए 18 साल होने चाहिए। ये क्या है, आपकी अर्हताएं, एलिजिबिलिटी, राइट। तो इसीलिए अर्हता ये है कि
किसी भी न्यायालय में, किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो। कितने साल? 5 वर्ष। ठीक है। दूसरी ये है कि न्यायालयों में दस वर्ष तक वकील के रूप में कार्य किया हो। अन्यथा एक और हो सकता है, राष्ट्रपति के मत में हाँ, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है तो हाई कोर्ट में न्यायाधीश होना जरूरी है। हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट में न्यायाधीश होगा उसी को तो बनाएंगे कि रोड पे चलता हुआ व्यक्ति को बना देंगे, उसको कानून का ये नहीं पता हो, उसमें नहीं बना सकते ना, क्योंकि वहां पर जीने मरने का सवाल होता है, लोगों की जिंदगी का सवाल होता है। एक ही फैसले से लाखों लोग प्रभावित होते हैं, इसलिए वहां पर वही लोग पहुंचते हैं जिन लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज होता है। विदाउट नॉलेज आप नहीं पहुंच सकते। राष्ट्रपति के मत में प्रसिद्ध विधिवेत्ता हो या विधिवेत्ता या फिर न्यायवादी कह सकते हैं, विधिवेत्ता ही ठीक है, मतलब जो विधि का ज्ञान रखता हो। ठीक है। राष्ट्रपति के मत में होना चाहिए। राष्ट्रपति को ये लग गया कि भैया आप जो है कानून को अच्छी तरह से जानते हैं, तो आपको क्या बना दिया जाएगा? न्यायाधीश बना देंगे सुप्रीम कोर्ट का। और जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन जाता है, हमारे उनकी जो गरिमा इतनी है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की या फिर किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश की कहें हम लोग, तो वो न्यायाधीश जो होते हैं, अगर उनकी गाड़ी कहीं से निकल जाए तो कोई उनको हक देता है क्या? नहीं देते, क्योंकि उनकी गरिमा ही इतनी है। बड़े बड़े वकीलों को नहीं देते, क्योंकि वकील पता नहीं केस करते कि तुम ये कॉलर कैसी खड़ी है, तुमने ये कैसे पहना हुआ है, भरोसा नहीं होता। लोग डरते हैं एक्चुअल में न्याय से। ठीक है, चलिए हो गया। अब बात ये आती है, ये बन तो गए, अब आप लोगों को समझ आ गया ना कि ये समझ आएगा कि नहीं कि इनकी नियुक्ति कौन करता है? पहली बात राष्ट्रपति करता है। ठीक है। दूसरा, ये व्यक्ति, ये न्यायाधीश अपने पद पर कितने वर्षों तक रह सकते हैं? अपने पद पर 65 वर्ष तक रह सकते हैं। अच्छा, 65 में ये रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद इन पर एक प्रतिबंध रहता है कि ये कहीं भी वकील का काम नहीं कर सकते, कहीं भी नियुक्ति नहीं ले सकते। अच्छा, राज्यपाल इनको बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, राज्यपाल बन जाते हैं। हमारे एक मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा, उनको केरल का बनाया था, क्या राज्यपाल बना दिया था, वो बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो अगर एक पूछा जाए कि न्यायाधीशों की, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी होती है? 65 वर्ष। कितनी होती है? 65 वर्ष। ठीक है। अब इनको पद से हटाना, पद से राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। अच्छा, ये अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। इसमें ये लिख सकते हैं, ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं।
ऐसा नहीं है इसमें भैया मैं त्याग पत्र लेके जा रहा हूँ राष्ट्रपति को ही दूंगा, मतलब ये है उनके नाम से भेज सकते हैं, राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएगा, है ना। अभी जो हटाया जा सकता है उसमें क्या है, संसद प्रस्ताव पारित करके महाभियोग द्वारा इनको राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। किसके आदेश से हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। अच्छा, अगर हमारे मूल अधिकारों का अगर हनन हो जाए तो ये क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है। कितनी रिटें होती हैं, 5 होती हैं। मैंने आपको मूल अधिकारों में पढ़ाई थी रिटें, तो 5 की 5 रिटें जारी वो कर सकता है। इसके कई सारे अधिकार हैं। सबसे बड़ा अपीली न्यायालय है। अपील हम सबसे ज्यादा कहां से कर सकते हैं, आखिरी समय तक सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं, वहां अपील है। उसके बाद में अगर अधिकतम पहुंचे तो राष्ट्रपति के पास, ठीक है ना। लेकिन वो कब है, वो अधिक बड़ी सजा तब होता है ऐसा, राइट। जैसे कसाब ने शायद अपील दायर की थी कहां पर, राष्ट्रपति की, कि मुझे क्षमा कर दीजिए। और ये जो लोग निर्भया कांड हुआ था 2012, 16 दिसंबर 2012, उस दिन मैं वही था, दिल्ली था। उस वक्त मैं दिल्ली रह रहा था, तो दिल्ली था, बड़े प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे लोग, और होना भी चाहिए। उन लोगों ने पूरी बचने की कोशिश की। आखिरी समय में जब फांसी हो रही थी तो उनकी जो पत्नी थी, एक व्यक्ति की, उसने यहाँ तक याचिका दायर की कि मुझे इससे तलाक लेना है, क्योंकि तलाक लेने के लिए जिंदा जरूरी है, कल फांसी होने वाली है, और इसलिए उसको समय मिलना है। वो ऐसा सोच रहे थे, लेकिन सबको खारिज कर दिया, सीधा उनको फांसी दे दी। और मैं ये कहता हूँ रैपिड फायर केसेस होने चाहिए। रैपिड फायर मतलब तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। 1 महीने 2 महीने के अंदर में इन लोगों पर कार्रवाई हो, तुरंत कार्रवाई हो, और इनको कानून के तहत सजा हो जाए। तब हमारे जो सिस्टम है इसमें थोड़ा बदलाव आएगा। लोगों की रूह कांपनी चाहिए कि हमारा कानून तुरंत फांसी और लटका देता है, इसलिए वो जरूरी है। लेकिन परेशानी ये है कि हमारा कानून जो है अंधा है। क्या है, और उसमें क्या है, सबूत चाहिए। इसलिए क्या होता है, उसमें ये कहते हैं कि एक निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे 3 गुनहगार छूट जाए। इसलिए इसमें लेट लतीफी हो जाती है। हमारे भारत में 6 करोड़ के आसपास ऐसे ही केस पेंडिंग हैं, उनका भी कुछ नहीं होता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं बेचारे, निर्दोष होते हुए जेल चले गए, वहीं ऊपर चले गए, उसके बाद हम बरी हो गए हो, ये होता है। अच्छा, ये केस पेंडिंग है, तो न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, न्यायाधीशों की संख्या भी तो हमारे, तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। हम अगर नॉर्मल बात करें तो न्यायाधीशों की संख्या देखिए, न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 34। कितनी है, 34। अब देखिए कैसे है, न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 34 है। मूलतः कितनी थी, मूलतः न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। इनमें 8 में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 न्यायाधीश। 1956 में ये हो गई 10। 1960 में ये हो गई 13। 1977 में ये हो गई 17।
1986 में ये हो गई 25, 1900 खत्म हो गया था, 2009 में 31 हो गई और 2019 में इसकी संख्या हो गई 34। अब आप ये बताइए 1950 से लेकर 1950 में और 2020 में अगर जनसंख्या का अनुमान लगाएं तो जनसंख्या 3 गुनी हो गई है, 3 गुनी से भी ज्यादा हो गई है, और 3 गुनी हो गई की और ज्यादा हो गई, कई गुना ज्यादा हो गई मुझे लगता है जहां तक है ना। और उस मामले में क्राइम भी बढ़ गए हैं, क्योंकि आजकल क्राइम इसलिए भी हो रहे हैं कि लोग पढ़ लिख गए हैं और बेवकूफ हो गए हैं। पढ़ लिख का मतलब ये है कि वो रिश्ते नाते कुछ समझते नहीं। पहले क्राइम इसलिए भी कम होते थे, रिश्ते नातों पर बहुत ध्यान दिया जाता था, आजकल उसकी कमी हो गई है। और हमें 34 न्यायाधीश कुल हैं, इन 34 न्यायाधीशों से 135-36 करोड़ 140 करोड़ हो गए होंगे अब तो। मैंने आपको कल बताया था कि 6 महीने में हमें ऑस्ट्रेलिया पैदा करते हैं, है कि नहीं? प्रेस ऑस्ट्रेलिया पैदा हो जाता है 6 महीने में। तो 140 करोड़ की जनसंख्या के लिए 34 न्यायाधीश हास्यास्पद है कि नहीं है? हाँ, क्योंकि हंसने वाली बात इसलिए है क्योंकि इतनी जनसंख्या पर कम से कम 100 न्यायाधीश तो मिनिमम होने थे, राइट? 140 तो होने थे 1 करोड़ पर 1 न्यायाधीश है ना, तो 140 न्यायाधीश होने थे कम से कम। लेकिन हमारा सिस्टम है, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, बढ़ते जाएंगे, लेकिन नेताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये युवा नेता, वो युवा नेता, ये अध्यक्ष, वो अध्यक्ष, बहुत सारे अध्यक्ष बन जाते हैं। खैर अच्छा है, ये नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट आगे देखें हम लोग। इसके मूल अधिकार क्या है? उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्या है? डोंट टॉक, डोंट टॉक, बात नहीं करना है। बोलिए, बात नहीं करना है। बोलो। नहीं करना, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार। उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार मतलब उच्चतम न्यायालय क्या क्या कार्य करता है, मुख्य रूप से उसको क्या करना है, इसके बारे में बताया गया है। अब इसमें जो दिया गया है उसमें क्या है? राज्य एवं केंद्र के बीच विवाद का निपटारा। इसका मतलब राज्य और केंद्र के बीच अगर कोई विवाद होता है तो कौन सुनवाई करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। राज्य एवं राज्य के बीच विवाद, अगर 2 राज्यों के बीच विवाद हो रहा है तो भी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। तीसरा, केंद्र एवं 2 या 2 से अधिक राज्य एवं राज्यों, मतलब 2 या 2 से अधिक राज्य हो तो राज्यों के बीच विवाद, इसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। अगला पॉइंट लिखिए, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा
अपीलीय न्यायालय है या फिर आखिरी अपीलीय न्यायालय है, ये कह सकते हैं। न्यायालय के रूप में आखिरी अपीलीय न्यायालय है। इसके बाद कोई न्यायालय होता है क्या? नहीं होता। ठीक है। अगला पॉइंट 143 के तहत राष्ट्रपति को सलाह देता है, सलाह सुप्रीम कोर्ट देता है। इसकी मर्जी भी है कि दे या ना दे, इसकी मर्जी है दे या ना दे। और राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है या नहीं है? नहीं, वो बाध्य नहीं है। अगर माने या नहीं माने उसकी मर्जी, राष्ट्रपति, ऐसा भी होता है। ठीक है। और ये अभिलेख का न्यायालय भी है। इसका मतलब ये है कि ये जितने भी निर्णय देता है वो एक संरक्षित के रूप में, संरक्षण के रूप में रखे जाते हैं। ठीक है, अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं। चलिए, हो गया? नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया? डालिए हेडिंग, हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। चलिए, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक इसके कार्य, शक्तियां एवं गठन के बारे में बताया गया है। ठीक है, कार्य, शक्ति एवं गठन के बारे में बताया गया। भाग किसमें? 6 में, अनुच्छेद 214 से 231 तक। 214 से 231 तक ये बताया गया है। ठीक है। पूरे भारत में 25 हाई कोर्ट है। 25 हाई कोर्ट है पूरे भारत में। 25 हाई कोर्ट है। एमपी में जबलपुर में हाई कोर्ट है। इसकी खंडपीठ ग्वालियर एवं इंदौर में है। ग्वालियर एवं इंदौर में है। इनके न्यायाधीशों की, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति बताइए कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है।
हटाया जाता है। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति ही हटाएगा। ठीक है, ये त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, अर्हताएं क्या है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए अर्हताएं क्या है? एलिजिबिलिटी। अच्छा, एक खंडपीठ वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैंने आपको बताया था। अर्हताएं, पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग, भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला। दूसरा, 10 वर्षों का न्यायिक कार्यों का अनुभव हो। अगला, 10 वर्षों तक न्यायालयों में वकील रहा हो। न्यायालयों में वकील रहा हो, 10 वर्षों तक न्यायालय में अगर वकील रहा है कोई व्यक्ति, वो बन सकता है। ठीक है, कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा। और ये अपनी पद पर कितने सालों तक रह सकते हैं? अपने पद पर 62 वर्ष तक रह सकते हैं। कितने वर्षों तक? 62 वर्षों तक अपने पद पर रह सकते हैं। ठीक है, कितने सालों तक? 62 तक। इसमें एक होमवर्क और जुड़ेगा आपका, हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश कौन है, ये पता करना है आपको, वर्तमान में कौन है। ठीक है, आधे लोगों को पता होगा ये बात, पता करना है और। ठीक है, चलिए, अपने पद पर रह सकते हैं 62 साल तक। अब इनको जो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे उनको वेतन भत्ते कहाँ मिलते थे? भारत की संचित निधि से मिलते थे। इनको वेतन भत्ते क्या है? राज्य की संचित निधि से मिलते हैं। लेकिन एक अंतर है, वो अंतर ये है, इनको पेंशन जो है वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। ठीक है, देखिए, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राज्य की संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। किंतु इनको पेंशन भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए, हो गया। एक, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है और आप लोग लिस्ट देख लीजिए। अच्छा, एक इसमें एक चीज और है
इसमें संयुक्त उच्च न्यायालय भी है, जैसे चंडीगढ़ जो उच्च न्यायालय है, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ तीनों का है। दमन दीव दादर नागर हवेली ये जुड़े हैं महाराष्ट्र मुंबई से। इधर कोलकाता से अंडमान निकोबार जुड़ा है, लक्षद्वीप केरल से जुड़ा है। तो केंद्र शासित प्रदेश जो जुड़े हैं वो अधिकतर या फिर कुछ केंद्र शासित प्रदेश किससे जुड़े हैं, अन्य राज्यों के सुप्रीम हाई कोर्ट से जुड़े हैं। लेकिन दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है, पुदुचेरी का भी है, पुदुचेरी का शायद होगा, देखिए कितनी लिस्ट क्या क्या शायद नहीं है, पुदुचेरी उसमें तमिलनाडु में जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये सर, तो ये जो केंद्र शासित प्रदेश है वो अलग राज्यों में जुड़े हुए हैं। इनकी आप लिस्ट देखिए, आज थोड़ा सा लिस्ट देख के आना आप लोग, है ना। इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, इसका भाग 6 में दिए गए हैं अनुच्छेद 233 से 237 तक। अधीनस्थ न्यायालयों में जिला न्यायालय और जिला न्यायालय के अंदर छोटे छोटे न्यायालय होते हैं, मुंसिफ न्यायालय, दीवानी न्यायालय, ये सभी आ जाते हैं। इसमें जिला न्यायालय लिख सकते हैं हम, जिला न्यायालय के अलावा मुंसिफ न्यायालय और भी न्यायालय छोटे छोटे, दीवानी न्यायालय वगैरह, इनको आप लोग देखिए। ठीक है ना। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप लोगों ने थोड़ा सा जाना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, कितनी उम्र होती है, कैसे चुने जाते हैं। इसका मतलब ये है, हम ये कह सकते हैं इसके लिए डायरेक्ट भर्ती नहीं होती, पेपर नहीं होता, राइट, पेपर नहीं होता। जिसके जैसे राष्ट्रपति के मत में अगर वो है, व्यक्ति काबिल है, उसको बना दिया जाता है। अब व्यक्ति कौन सा काबिल है वो राष्ट्रपति ही बता सकते हैं, हम लोग नहीं बता सकते, या कोई भी नहीं बता सकता, राष्ट्रपति ही बताएंगे। या फिर सलाह ली जाती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से, सबसे सलाह ली जाती है। तो इस तरह हमारी जो न्याय प्रणाली है वो क्या है, एकल न्याय प्रणाली, ठीक है। कैसी है, एकल न्याय प्रणाली। तो मिलते हैं कल, सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।